नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। तो चीन से पीएम मोदी इसका शुभारंभ करते हुए नजर आए। आपको बता दें, भारतीय रेलवे के लिए ऐतिहासिक दिन आज का है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया गया है। तो हाइड्रोजन ट्रेन से अब रेल सफर की तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी। तो देश के रेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे भारतीय रेलवे के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ये ट्रेन पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल मानी जाती है और इस तकनीक में हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए बिजली उत्पन्न होती है, जिससे ट्रेन संचालित होती है और प्रदूषण के रूप में केवल जलवाष्प निकलती है। इसके कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा। रेल मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय रेलवे को आधुनिक, हरित और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की ओर ले जाना है। माना जा रहा है कि भविष्य में इस तकनीक का विस्तार अन्य रेल मार्गों पर भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां पर वो अपनी मौजूदगी को और ज़्यादा मजबूत करेगा, जिन्होंने रेलवे में हाइड्रोजन ईंधन आधारित तकनीक को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूपी में टेरर फंडिंग पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। लखनऊ समेत 13 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। तो ईडी ने कई शहरों में एक साथ छापेमारी की। टेरर फंडिंग मामले में यह बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश में कथित टेरर फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीमों ने लखनऊ समेत राज्य के 13 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई टेरर फंडिंग से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन और संदिग्ध नेटवर्क की जांच के तहत की गई। जानकारी के अनुसार ईडी की कई टीमें सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर पहुंची और दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों तथा वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि संदिग्ध धनराशि का स्रोत क्या था, उनका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया गया और इस नेटवर्क से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल ईडी की तलाशी कार्रवाई भी लगातार जारी है। अभी तक एजेंसी की ओर से बरामदगी या किसी गिरफ्तारी को लेकर आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। जांच पूरी होने के बाद ही ईडी की ओर से विस्तृत जानकारी साझा किए जाने की संभावना है। यह कार्रवाई आतंकी फंडिंग के कथित नेटवर्क पर शिकंजा कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं देश में E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक अहम मामला सामने आया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक कार मालिक की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए वाहन निर्माता कंपनी को 45 दिनों के अंदर उसी मॉडल की नई E20 अनुकूल कार देने का आदेश दे दिया है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे वाहन की पूरी कीमत 20,50,000 रुपये लौटानी होगी। शिकायतकर्ता का कहना था कि वर्ष 2024 में खरीदी गई उसकी कार E20 पेट्रोल भरवाने के बाद लगातार खराब होने लगी। इंजन की परफॉर्मेंस गिर गई, मिस फायरिंग की समस्या आने लगी और माइलेज भी कम हो गया। कई बार सर्विस कराने के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने इंजन में E20 ईंधन के अवशेष और पेट्रोल टैंक में सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ मिलने से जुड़े साक्ष्य भी पेश किए। वहीं कंपनी और डीलर का कहना था कि संबंधित वाहन E20 ईंधन के अनुरूप है और खराबी रखरखाव या सामान्य उपयोग के कारण आई। हालांकि उपभोक्ता आयोग कंपनी के तर्कों से संतुष्ट नहीं हुआ। आयोग ने नई कार देने या कीमत लौटाने के साथ ही शिकायतकर्ता को 1 लाख रुपये मानसिक प्रताड़ना और 10,000 रुपये वाद व्यय देने का भी आदेश दिया है। वहीं मुजफ्फरनगर में किसान दिवस की बैठक उस समय हंगामेदार हो गई जब किसानों ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर पर फूके हुए ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। जिला पंचायत सभागार में नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किसानों ने बिजली, सड़क, जलभराव और ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग समेत कई समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। सबसे ज़्यादा नाराजगी बिजली विभाग के खिलाफ देखने को मिली। किसान नेता नीरज पहलवान ने साफ कहा कि कोई भी किसान जेई को 1 भी रुपये नहीं देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी किसान से अवैध वसूली की गई तो किसान इसका जोरदार विरोध करेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन राठी ने अधीक्षण अभियंता की तरफ से फ़ोन रिसीव न करने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता दिखाने की मांग की। किसानों ने खराब ट्रांसफार्मर जल्द बदलने, निर्बाध बिजली आपूर्ति, टूटी सड़कों की मरम्मत, जल भराव से राहत और ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। वहीं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और साहिबाबाद थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है।
राजेंद्र नगर स्थित दुर्गा इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 17 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। मौके से 12 लैपटॉप, 23 स्मार्टफोन, 47 सिम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड, फर्जी दस्तावेज और एक लग्जरी ऑडी कार भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग और इंटरव्यू फीस के नाम पर ऑनलाइन पैसे वसूलते थे। पूछताछ में मुख्य आरोपी अभिषेक जैन ने बताया कि उसने जैनसन इंटरनेशनल नाम से फर्म बनाकर अपनी पत्नी और साथियों के साथ ये कॉल सेंटर संचालित किया। गिरोह जॉब पोर्टलों से युवाओं का डेटा खरीदकर उन्हें फर्जी नौकरी का भरोसा देता था। जांच में सामने आया कि इस कॉल सेंटर के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर पहले से 24 शिकायतें दर्ज हैं। डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है और नेटवर्क के दूसरे राज्यों तक फैले होने की भी जांच की जा रही है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और थाना साहिबाबाद ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अवैध रूप से संचालित एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 17 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इनके द्वारा भोले भाले लोगों को नौकरी का झांसा दे करके उनके साथ धोखाधड़ी करने की कार्रवाई की जाती थी और इस संदर्भ में इन लोगों ने एक जैनिसन इंटरनेशनल नाम की फर्म का गठन किया था और इसी आधार पर ये कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे। इन लोगों ने अलग अलग जो नौकरियों के पोर्टल थे उनसे लोगों के व्यक्तिगत जो डाटा थे उनका डाटा प्राप्त किया था, जैसे naukri.com से, और उसके बाद उन लोगों ने इनकी डाटा प्रोफाइलिंग की थी और उस डाटा प्रोफाइलिंग के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे ये अलग अलग व्यक्तियों से संपर्क करते थे। उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस बैकग्राउंड के आधार पे वो उनको नौकरी का ऑफर देते थे। ये नौकरियां प्राइवेट कंपनियों में, सेमी गवर्नमेंट कंपनियों में, कुछ कॉल सेंटर्स में, कुछ अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज में देने का इनको ऑफर दिया जाता था और इस ऑफर को देने के बदले वो प्रोसेशन फीस, इनसे ट्रांजैक्शन फीस आदि के नाम पर शुल्क वसूलते थे और उनको प्रलोभन देते थे कि आपको ये नौकरियां मिल जाएगी। जब ये पैसा इनके खाते में आ जाता था तब ये इनको एक फर्जी प्रमाण पत्र देते थे जो नौकरी का नियुक्ति पत्र होता था और उसके आधार पे ये कहते थे कि आपकी नौकरी अब लग गई है। जब व्यक्ति उस प्रमाण पत्र के आधार पे संबंधित एड्रेस पे संबंधित कंपनी में जाता था तो उसे ये ज्ञात होता था कि ये पूरा फर्जीवाड़ा उसके साथ हुआ है और इस क्रम में फिर वो पीड़ित संपर्क करता था पुलिस से। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत वहीं गाजियाबाद के कोतवाली क्षेत्र से एक युवती की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोपों का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि एक युवक ने अपना नाम शंभू बताकर उससे दोस्ती की और बाद में प्रेम संबंध बनाकर शारीरिक संबंध स्थापित किए। युवती का कहना है कि बाद में उसे पता चला कि आरोपी का वास्तविक नाम समीर अलवी है और आपको बता दें कि इसके बाद उसने उससे दूरी बनाने की कोशिश की और परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी लगातार उस पर शादी का संबंध बनाए रखने का दबाव डालता रहा। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी और उसके साथियों ने उस पर धर्म परिवर्तन करने, इस्लाम कबूल करने और शादी करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर चाकू से हमला करने का भी आरोप लगाया गया है। युवती का यह भी कहना है कि उस पर धार्मिक रीति रिवाज अपनाने के लिए दबाव डाला गया और पुलिस ने भी पहले मामले में उस पर बयान बदलने का दबाव बनाया। साथ ही उसने आरोपी के परिवार से धमकियां मिलने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल ये सभी आरोप शिकायतकर्ता के हैं। मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पक्ष का बयान अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। वहीं नोएडा के सेक्टर 24 थाना पुलिस ने वाहन चोरी और मोबाइल स्नैचिंग करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर 7 चोरी की स्कूटी और मोटरसाइकिल, 3 चोरी और स्नैचिंग के मोबाइल फ़ोन, 4 अवैध चाकू, 2 टूटी नंबर प्लेट और 1200 रुपये नगद बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी दिल्ली, नोएडा और एनसीआर के विभिन्न इलाकों में रेकी कर घरों के बाहर खड़े दोपहिया वाहन चोरी करते थे। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर राह चलते लोगों से मोबाइल फ़ोन झपटने की वारदात को भी अंजाम दिया करते थे। चोरी किए गए वाहनों को सेक्टर 54 के जंगलों में छिपाकर रखा जाता था और बाद में उनकी नंबर प्लेट हटाकर कम कीमत पर बेच दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात के दौरान लोगों को डराने और विरोध करने वालों को धमकाने के लिए अवैध चाकू अपने साथ रखते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ नोएडा और दिल्ली में वाहन चोरी समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। वहीं नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस को अंतर्राज्यीय दोपहिया वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बर्ड सेंचुरी अंडरपास के पास से शातिर वाहन चोर आशु डेडा को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 1 बाइक का चेसिस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के विभिन्न इलाकों में रेकी कर दोपहिया वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी के बाद वाहनों को सेक्टरों में खड़ी अन्य गाड़ियों के बीच छिपा दिया जाता था ताकि किसी को शक ना हो। बाद में इन वाहनों को कबाड़ियों और राह चलते लोगों को कम कीमत पर बेच दिया जाता था।
पुलिस का कहना है कि चोरी से मिलने वाले पैसों को आरोपी मौज मस्ती में खर्च किया करते थे। जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न थानों में वाहन चोरी सहित 33 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। फिलहाल थाना फेस 1 पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल के बाहर मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि बिना नंबर प्लेट की थार गाड़ी में सवार कुछ युवकों ने एक नोएडा निवासी के साथ मारपीट की। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित किसी काम से गार्डन गैलेरिया के मॉल के बाहर मौजूद था। इसी दौरान थार में सवार युवकों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोप है कि युवकों ने उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत थाना सेक्टर 39 पुलिस से की है। पुलिस शिकायत के आधार पर घटना की जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के कारण और मारपीट की असली वजह का पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने 3 सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी के स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार एसीपी कमलेश कांत को सहायक पुलिस आयुक्त द्वितीय सेंट्रल नोएडा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं एसीपी सौरभ सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात नोएडा नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एसीपी कृष्णपाल सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त अभिसूचना इकाई यानी आईएनटी की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर किए गए हैं। नए पदभार के साथ तीनों अधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी संभालेंगे। माना जा रहा है कि इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना, साथ ही कानून व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और खुफिया तंत्र को मजबूत करना है। अब सभी अधिकारियों ने अपने नए दायित्वों का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी येइडा की 91वीं बोर्ड बैठक में औद्योगिक विकास, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। अध्यक्ष आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026 और 27 की पहली तिमाही में प्राधिकरण की आय 1371.75 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 114.33% ज़्यादा है। बैठक में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दक्षिण आगरा की ओर विकसित होने वाले नए इंडस्ट्रियल नोड के मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई। साथ ही सेक्टर 9 में एडवांस रिसर्च फैसिलिटी स्थापित करने के लिए आईसीएमआर को 30 एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला लिया गया। हाई राइज भवनों में अग्नि सुरक्षा मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा को 50 करोड़ रुपए देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड सिटी, एमएसएमई पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और अपैरल पार्क की प्रगति की समीक्षा की गई। किसानों को 7% आबादी भूखंड के आरक्षण पत्र जल्द जारी करने, ईवी और हाइड्रोजन बसों को बढ़ावा देने, साथ ही विभिन्न सेक्टरों में औद्योगिक विकास और सड़क निर्माण के लिए भूमि क्रय प्रस्तावों को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 63 स्थित छिजारसी में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब 11,000 केवी की हाई टेंशन बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर नीचे गिर गया। तार की चपेट में आने से 5 लोग झुलस गए, जबकि एक स्कूटी में भी आग लग गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व बिजली विभाग को सूचना दी। घायलों की पहचान निधि, प्रिया, मुकेश, राम, पवित्र और रवि चौधरी के रूप में हुई है। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रवि चौधरी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य 4 घायलों की स्थिति सामान्य है। घटना की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 63 पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षित कराते हुए बिजली आपूर्ति बंद कराई ताकि कोई और हादसा न हो। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से हुआ। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। पुलिस का कहना है कि घटना के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के पुरगाजी थाना क्षेत्र से कांवड़ यात्रा के दौरान मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। खादर तिराहे पर कुछ कांवड़ियों की तरफ से एक कार में तोड़फोड़ किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कार के कांवड़ियों के पास से निकलने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आधा दर्जन कांवड़ियों ने सड़क पर ही वाहन को घेर लिया और उसमें जमकर तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ करने वालों में अधिकांश नाबालिग बताए जा रहे हैं। हालांकि उनकी उम्र और पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।